साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार के क्रम में दो ऐसी समस्याएं दिखाई पड़ी हैं जिन पर अलग से विचार करने की जरूरत महसूस होती है। पहली समस्या का संबंध हिंदी साहित्य के बिल्कुल आरंभ से है, यानी आदिकाल से, और जो दूसरी समस्या है उसका संबंध बिल्कुल अभी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य से है। आइए देखते हैं कि आदिकाल से संबंधित यह जटिल समस्या क्या है। यह सही है कि प्रत्येक साहित्यिक कृति का एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है और उस संदर्भ से ही कृति का अर्थ भी निर्धारित होता है, किंतु अक्सर इतिहास ग्रंथों में भिन्न प्रकृति की कृतियों के लिए एक ही संदर्भ को सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए प्रस्तुत किया जाता रहा है। यह संदर्भ उन कृतियों में निहित समानता की व्याख्या तो कर देता है एक हद तक, किंतु उनकी भिन्नता पर प्रकाश डालने की क्षमता इस संदर्भ में दिखाई नहीं देती। इसका उदाहरण है कि सूर, तुलसीदास और मीरा के लिए प्रायः एक ही ऐतिहासिक संदर्भ का उपयोग किया जाता है, किंतु उस संदर्भ से इन भक्त कवियों की अपनी विशेषता और भिन्नता की व्याख्या नहीं होती। इसी प्रकार एक ही ऐतिहासिक संदर्भ में काव्य गुण में श्रेष्ठ और निकृष्ट कवियों के अंतर की भी ठीक ठीक व्याख्या नहीं हो पाती। एक ही संदर्भ में एक काव्य कृति क्यों श्रेष्ठ होती है और दूसरी उससे कमतर, इस प्रश्न का उत्तर ऐतिहासिक संदर्भ नहीं दे पाता। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास के पुनर्लेखन के क्रम में उठती हैं। श्याम कश्यप ने एक किताब संपादित की है हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्लेखन की जरूरत को बताते हुए, और उस किताब में विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने एक लेख लिखा है जिसमें बताया है, और जो इस प्रसंग में हमारी मदद करता है, कि तथ्यों के अंबार में निर्णायक महत्व के तथ्य और गौण तथ्यों का चयन किस तरह किया जाए। असल में सभी तथ्य तो एक जैसे महत्व के नहीं होते, लेकिन तथ्य के महत्व की पहचान तो इतिहासकार की दृष्टि के ही आधार पर होगी। अतएव तथ्यवाद में अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाता है। जिस दृष्टि या दर्शन या सिद्धांत से बचने के लिए तथ्यवादी चलता है, वह स्वयं तथ्य चयन और निष्कर्षों के दोहन के क्षण में अपनी दृष्टि या रुचि का शिकार हो जाता है या हो सकता है। अतएव इतिहास तथ्य और व्याख्या दोनों पर निर्भर हो जाता है, और व्याख्या का अर्थ ही यह है कि उसमें दृष्टि की सापेक्षता रहती है। आइए इन पहलुओं के संदर्भ में हिंदी साहित्य के आरंभ से जुड़ी एक बड़ी समस्या की चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के बीच हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ का निर्धारण एक बड़ी समस्या के रूप में मौजूद रहा है। प्रारंभिक इतिहास लेखकों में से ठीक ठिकाने का काल विभाग जहाँ मिलता है, उनमें से ग्रियर्सन ने ईस्वी की 700 से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, और वहाँ से 1300 के बीच के समय को चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं की भी धारणा लगभग यही रही है। उन्होंने संवत 700 यानी ईस्वी के 643 से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी। पुरानी हिंदी की बात करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन ईस्वी के 1000 के थोड़ा पीछे हुए मुंज कवि के दोहों में उसका पहला रूप पाया था, और स्वाभाविक तौर पर वहीं से हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी गुलेरी जी की इस धारणा से अपनी सहमति जताई है और संवत 1050 यानी ईस्वी 993 से हिंदी साहित्य के आरंभ का निश्चय किया। गुलेरी जी जिसे पुरानी हिंदी कहते हैं, उसे ही आचार्य शुक्ल प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था या कि प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में यह स्वीकार करते हुए भी कि प्राकृताभास हिंदी की रचनाओं का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में ही मिलने लगता है। इस प्रकार की रचनाओं का समय शुक्ल जी के हिसाब से विक्रम की 7वीं सदी का अंतिम चरण है। अब यहाँ यह समस्या उत्पन्न होती है कि जब प्राकृताभास हिंदी की रचनाएं विक्रम की 7वीं सदी के ही अंतिम चरण से मिलने लगती है, तब यह जानकर भी शुक्ल जी किन कारणों से हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से मानते हैं। इस समस्या का समाधान करते हुए शुक्ल जी ने स्वयं यह बताया है कि मुंज कवि और कवि भोज के समय, जो कि संवत 1050 ठहरता है, वहाँ तक आकर प्राकृताभास हिंदी की रचनाओं का चरित्र सांप्रदायिक शिक्षा से बदलकर शुद्ध साहित्य हो गया था। शुक्ल जी ने शुद्ध साहित्य, जिसे वो सामान्य साहित्य कहते हैं, उसकी दृष्टि से अपने इतिहास में हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरि, मेरुतुंग, विद्याधर और सारंगधर का उल्लेख किया है। बाद के इतिहास लेखकों ने शुक्ल जी की इस धारणा को ठीक नहीं माना और यह कहा कि संवत 1050 से पहले की स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल आदि की रचनाओं को भी सिद्धों और योगियों की ही कोटियों में रख देना और सांप्रदायिक कह देना उचित नहीं है। वास्तव में शुक्ल जी की अपनी ही धारणा यानी शुद्ध साहित्य के आधार पर भी हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से ही मानना उचित जान पड़ता है। शुक्ल जी की इस मान्यता से अलग एक तरफ तो राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा आदि हैं, जिन्होंने सिद्धों योगियों के साहित्य को भी सामान्य साहित्य ही माना है और यह मानते हुए 8वीं सदी के आखिरी हिस्से को ही हिंदी साहित्य का आरंभ का समय माना। दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ माना है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस मान्यता का तर्क यह है कि 10वीं सदी के समय से ही उस भाषा का साहित्य मिलने लगता है जिसे हम हिंदी की आधुनिक बोलियों का पूर्व रूप कहते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, रामशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र गुप्त आदि साहित्य इतिहास लेखकों की भी मान्यताएं इस संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही मिलती हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ का निर्णय करने के संबंध में न केवल धार्मिक साहित्य और शुद्ध साहित्य का यह विभाजन ही समस्या बनी हुई है, बल्कि हिंदी और अपभ्रंश का भाषिक और साहित्यिक संबंध भी एक ऐसी ही जटिल समस्या के रूप में हमारे सामने है। धार्मिक साहित्य और शुद्ध साहित्य के बारे में आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बौद्ध धर्म ही विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिक योगियों की प्रसिद्धि
साधारण जनता के बीच कुछ अलौकिक सिद्धियों को ही लेकर थी। यही कारण है कि इन सिद्धों ने अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के उद्देश्य से ही अपनी वाणी के संस्कृत के अतिरिक्त अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी सुनानी शुरू की थी। शुक्ल जी ने असल में यह लक्षित किया था कि इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंच गया था और जिसमें मद्य तथा स्त्रियों का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। इस कारण शुक्ल जी की यह धारणा बनी थी कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा आदि में धर्म के नाम पर एक प्रकार का दुराचार फैला था। शुक्ल जी ने लिखा है कि कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। यही नहीं, नाथपंथी योगियों की विवेचना के क्रम में भी शुक्ल जी गोपीनाथ कविराज के इस कथन को अपना प्रमाण मानकर चलते हैं कि द सिस्टम ऑफ मिस्टिक कल्चर introduced by Gorakhnath is not seem to have widely through the educated classes। शुक्ल जी का कहना है कि बहुत कम पढ़े और शास्त्र ज्ञान से रहित जनता को इन्होंने अपनी वाणियों से तंत्र मंत्र और अलौकिक सिद्धियों में उलझाए रखा। शुक्ल जी ने सिद्धों और योगियों की साधना पद्धतियों की चर्चा का अंत यह कहते हुए किया है कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व आदि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। यही कहते हुए शुक्ल जी ने कहा कि अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उन रचनाओं की परंपरा को शुक्ल जी काव्य या साहित्य की कोई धारा कहना स्वीकारते नहीं। इस समूचे प्रकरण में यह समस्या स्वाभाविक रूप से सामने आती है कि अगर शुक्ल जी ने यह निर्धारित कर लिया था कि सिद्धों योगियों की वाणियाँ शुद्ध साहित्य नहीं हैं, तो अपने इतिहास में इनकी चर्चा समीक्षा किन कारणों से की है। इस संदर्भ में भी शुक्ल जी ने ही यह स्पष्ट किया है कि सिद्धों योगियों की चर्चा करने के दो ही मुख्य कारण हैं, जिनमें से पहला है भाषा, यानी सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शुक्ल जी की दृष्टि में इनकी रचनाओं में प्रयुक्त जो, सो, मारिया, पैठो, आ, किज्जई आदि प्रयोगों में दिखाई पड़ता है। जिस दूसरी विशेषता की ओर शुक्ल जी संकेत करते हैं वह है आगे विकसित होने वाली निर्गुण भक्ति धारा में सिद्धों योगियों का प्रभाव। और उनका कहना है कि निर्गुण भक्ति धारा भी सिद्धों योगियों के ही रास्ते पर चली। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अपनी मान्यता इन बिंदुओं पर बहुत साफ नहीं है। उन्होंने लिखा है कि उपदेश विषयक उन रचनाओं को
जिनमें केवल सूखा धर्मोपदेश मात्र लिखा गया है, साहित्यिक विवेचना के योग्य नहीं समझना उचित ही है। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ सावधान भी करते हैं और कहते हैं कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। और उनके हिसाब से इस दृष्टि से अपभ्रंश की कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, निस्संदेह उत्तम काव्य हैं। द्विवेदी जी यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ और रचनाओं के बारे में भी कहते हैं। द्विवेदी जी जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं, उसमें कुछ रचनाओं के प्रयोग की व्यंजना स्पष्ट है। दूसरी तरफ द्विवेदी जी यह भी कहते हैं कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से ही कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र से अविवेच्य हो जाएगा और जायसी का पद्मावत भी साहित्य सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखी है। द्विवेदी जी यह साफ नहीं कर पाते कि रामचरितमानस और पद्मावत तो इन कारणों से साहित्य की सीमा में आते हैं कि उनमें केवल सूखा धर्मोपदेश नहीं है, किंतु कुछ रचनाओं के बाद जो बहुत कुछ बौद्ध सिद्धों का अलग बचता है और जिनमें केवल सूखा धर्मोपदेश है, उन्हें साहित्य किस आधार पर माना जाए, द्विवेदी जी ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा है। हिंदी और अपभ्रंश के भाषिक तथा साहित्यिक संबंध के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है कि संस्कृत और प्राकृत की अपेक्षा अपभ्रंश हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विशेष निकट पड़ता है। यह निकटता उनकी दृष्टि में इसलिए विशेष है कि हिंदी अपभ्रंश की ही प्राणधारा और ऐतिहासिक परंपरा का विकास है। द्विवेदी जी की इस मान्यता का प्रभाव यह हुआ कि पहले जहाँ हिंदी भाषा और साहित्य के विकास की परंपरा के लिए हम स्वभावतः संस्कृत में पहुँच जाते थे, वहीं अब हमारे सामने अपभ्रंश भाषा और साहित्य का एक विशाल भंडार उपस्थित था। राहुल सांकृत्यायन की भी मान्यता यही रही है। हिंदी काव्यधारा नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने साफ बताया है कि अपभ्रंश तक आकर भाषा में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया था, उसका ढांचा ही बदल गया और अपने नए विकसित सुबंतों और तिगंतों के कारण वह संस्कृत प्राकृत पाली से एकदम अलग और हिंदी से अभिन्न हो गई। भाषाविद भोला शंकर व्यास ने इस प्रसंग में दो टूक शब्दों में लिखा है कि हिंदी भाषा की मूल प्रकृति को समझने के लिए अपभ्रंश भाषा की भाषा वैज्ञानिक प्रकृति समझना अत्यधिक आवश्यक है। उनका कहना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी के जितनी समीप है उतनी संस्कृत नहीं। उनके अनुसार यह दूसरी बात है कि प्रारंभिक हिंदी में हम संस्कृत तत्सम शब्द संपत्ति की ओर हिंदी की उन्मुखता देखते हैं और जो वर्ण रत्नाकर कीर्तिलता इन रचनाओं की भाषा में पाई जाती है। और यही नहीं, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में भी जिसकी मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। लेकिन भोला शंकर व्यास यह बताते हैं कि भाषा का सच्चा स्वरूप तो
उसकी पद रचनात्मक संघटना यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और हिंदी की पद रचनात्मक संघटना, इसके साथ साथ ध्वनियाँ भी अपभ्रंश का ही साक्षात विकास है। हिंदी साहित्य की विपुल धाराओं में अपभ्रंश ने अपने झरनों को आकर मिलाया है और इसकी साहित्य तरंगिनी को जीवन दान दिया है। भोलाशंकर व्यास इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हिंदी साहित्य की आधार भित्ति का अध्ययन करने के लिए अपभ्रंश साहित्य का कम महत्व नहीं है, और उसकी ओर से आंख मूंद लेने से हम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने में सर्वथा असमर्थ होंगे। न केवल भाषा की दृष्टि से बल्कि साहित्य की दृष्टि से भी अपभ्रंश के सिद्धों की कविताओं का संबंध हिंदी के निर्गुण संतों की कविता के साथ जाहिर है। यही नहीं, अपभ्रंश की राम कृष्ण काव्य परंपराओं को भी कुछ विद्वान हिंदी के राम कृष्ण काव्य परंपराओं की वास्तविक पृष्ठभूमि मानते हैं। राम सिंह तोमर ने अपने शोध प्रबंध प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिंदी साहित्य पर प्रभाव में यह बताया है कि हिंदी साहित्य की धाराओं के मूल आधार अपभ्रंश साहित्य में मिलते हैं। नामवर सिंह ने अपनी किताब हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, उसमें यह बताया कि अपभ्रंश और हिंदी भाषा तथा साहित्य का संबंध बहुत गहरा है। शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पुस्तक सूरपूर्व ब्रज भाषा और उसका साहित्य में यह बताया है कि सूरदास की भाषा और साहित्य का अप्रतिम सौंदर्य विकास का मूल रूप अपभ्रंश में ही निहित है। काव्य रूपों की दृष्टि से भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि अपभ्रंश के सभी काव्य रूपों की परंपरा प्रायः हिंदी में सुरक्षित है। समस्या यहाँ यह खड़ी होती है कि जिस अपभ्रंश की चर्चा हिंदी के पूर्व रूप में की जा रही है वह अपने युग की बोलचाल की सामान्य भाषा न होकर साहित्य की रूढ़ हो गई भाषा है। आचार्य शुक्ल ने ऐसा ही मानते हुए यह तर्क उपस्थित किया है कि एक ही समय में एक ही कवि विद्यापति एक तो अपनी बोलचाल की भाषा में पद गा रहे हैं और दूसरी तरफ अवहट्ठ में कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिख रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्यापति की पदावली की ही भाषा बोलचाल की देशी भाषा है। उन्होंने कहा ही है, देशिल बयना सब जन मिठा। यही नहीं, अपभ्रंश को हिंदी के विकास की स्वाभाविक कड़ी भी शुक्ल जी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं। उनके अनुसार यह उस समय के कवियों की भाषा है जिसमें बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का एकदम पूरा पूरा बहिष्कार किया गया है। यह भी माना गया है कि जिस प्रकार सूफियों के प्रेमाख्यानों पर अपभ्रंश के कथा और चरित काव्यों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, उसी प्रकार राम भक्त और कृष्ण भक्त कवियों की मूल भावना पर भी अपभ्रंश के राम कृष्ण काव्यों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। समस्या एक दूसरी भी है कि भक्ति आंदोलन के दौरान समूचे हिंदी प्रदेश में जैन धर्म का प्रभाव नहीं के बराबर दिखाई पड़ता है। इसलिए भक्ति साहित्य के राम कृष्ण काव्य पर जैन मुनियों के अपभ्रंश राम कृष्ण काव्य का प्रभाव दिखाना भी
उचित नहीं जान पड़ता। हिंदी साहित्य के आरंभ से ही जुड़ी इस बड़ी समस्या के अतिरिक्त भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य या भक्ति काव्य का उदय और अवसान, सगुण निर्गुण विवाद, रीतिकाल संबंधी कई समस्याएं, हिंदी नवजागरण आदि कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, जिनसे इतिहास लेखक आंख नहीं मूंद सकता। अगले अध्यायों में इन समस्याओं की विस्तार से चर्चा की जाएगी। यहाँ थोड़ी चर्चा हम स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की करते हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की अलग से चर्चा इस कारण से करनी जरूरी लग रही है कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य का कोई मुकम्मल इतिहास अभी तक लिखा ही नहीं गया है और निकट भविष्य में भी इसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ती। आखिर क्या समस्या है कि इतिहास अब टुकड़ों में लिखा जाने लगा है। गद्य का इतिहास, अलग अलग विधाओं का इतिहास, विभिन्न प्रवृत्तियों का अलग अलग इतिहास तो मिलता है, किंतु कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें यह सब एक साथ समग्र रूप से उपस्थित हों। असल में स्वतंत्रता से पहले का हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन एक उद्देश्य रखकर चला था कि उसे जातीय अस्मिता के स्वरूप को सामने लाना है, और ऐसा करते हुए साहित्य के इतिहास लेखकों ने जहाँ एक तरफ परंपरा का एक बोध विकसित किया, प्रभाव की चिंता की, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं इतिहास लेखकों ने स्वाधीनता के प्रति आग्रह भी दिखाया। यह स्वाभाविक ही है कि स्वाधीनता के बाद इतिहास लेखन का यही उद्देश्य नहीं हो सकता। स्वाधीनता के बाद के साहित्य इतिहास लेखकों के लिए यह जरूरी है कि वे हिंदी भाषा और साहित्य की व्यापकता को सामने ले आएं। ऐसा करते हुए साहित्य के इतिहास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसमें हिंदी का विस्तार भी विवेचित हो। मैनेजर पांडे ने अपनी किताब साहित्य और इतिहास दृष्टि में स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कुछ ऐसी ही समस्याओं की चर्चा की है। उनका कहना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, विशेषकर स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की एक बड़ी समस्या इतिहास लेखन की पद्धति और दृष्टिकोण के विकास की है। हिंदी में उनके अनुसार ऐसी पद्धति और दृष्टिकोण का विकास होना अभी बाकी है जिसमें साहित्य की सामाजिकता भी हो और साहित्यिकता भी, और इन दोनों की एक साथ चिंता की गई हो। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में थोड़े थोड़े समय पर विभिन्न साहित्य आंदोलनों की चर्चा सुनाई पड़ती है। मैनेजर पांडे के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक समस्या साहित्यिक आंदोलन और फैशन में अंतर करने का है। उन्होंने बताया है कि हिंदी कविता में छायावाद और प्रगतिवाद आदि जिस प्रकार से साहित्य के विकास को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं, उसी तरह से हालावाद या नकेनवाद आदि नहीं। उनकी दृष्टि में हालावाद और नकेनवाद आदि ये प्रवृत्तियां नहीं हैं, ये फैशन माने जाएंगे। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में भी नई कविता और नई कहानी जहाँ एक व्यापक आंदोलन के रूप में सामने आता है, वहीं अकविता, सकविता, विद्रोही कविता, वीर कविता, अकहानी, सचेतन कहानी आदि ऐसी ही फैशन परस्त प्रवृत्तियां रही हैं। उनका यह भी कहना है कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य की कुछ बड़ी समस्याएं हैं हिंदी के जातीय साहित्य की परंपरा
और व्यक्ति स्वातंत्र्यवादी, आधुनिकतावादी या अस्तित्ववादी आदि विदेशी प्रभावों के बीच संबंध निर्धारण की। भाषा की दृष्टि से यही समस्या हिंदी में अंग्रेजी शब्दों के बढ़ते चलन के रूप में भी सामने आती है। एक जो दूसरी बड़ी समस्या साहित्य विधाओं में बड़ी तेजी से हुए परिवर्तनों की विवेचना करने की है। देखा जाए तो गद्य काव्य, काव्य नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र आदि विधाएं, ललित निबंध जैसी विधा आज लुप्त हो रही है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में अहिंदी भाषी लेखकों के हिंदी साहित्य, अनुवाद के रूप में सामने आने वाला विराट साहित्य अभी तक इतिहास से उपेक्षित रहे। समुदायों जैसे स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों का साहित्य, ज्ञान विज्ञान का समूचा साहित्य और इन सब के अलावा इंटरनेट पर उपलब्ध साहित्य, प्रवासी भारतीयों द्वारा लिखा जा रहा हिंदी साहित्य और गैर भारतीय लेखकों द्वारा लिखे जा रहे हिंदी साहित्य पर विचार करना बहुत ही जरूरी हो गया है। इन सब समस्याओं के अतिरिक्त स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में उस साहित्य को भी शामिल करने की स्वाभाविक अपेक्षा जुड़ जाती है जिन्हें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से प्रतिबंधित माना गया था। इस पूरे प्रकरण में हम देखते हैं कि साहित्य का इतिहास लिखना कई समस्याओं का सामना करने को तैयार होना है। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और बात जब स्वातंत्र्योत्तर हिंदी की हो तो यह जटिलता कई गुना बढ़ जाती है। इसका बाकी और कारणों से अलग एक कारण तो यह है कि यह समकालीन साहित्य का इतिहास लिखना है। वह जो हमारी आँखों के सामने होता है उसका मूल्यांकन जिस तटस्थता, वस्तुनिष्ठता और दूरी की मांग करता है यह आसानी से उपलब्ध नहीं होता। जो अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष है, वर्तमान है, उसकी जगह इतिहास में निर्धारित करना, उसका स्थान इतिहास में बनाना व्यापक साहित्य बोध और व्यापक दृष्टि से ही संभव है।